नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह जी शुरू करता हूं, उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रहे होंगे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न पे। लिखा हुआ है कि मौखरी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस साहित्यिक स्रोत में हुआ है? पहला प्रश्न आपके सामने है, शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुड्डू जी, विकास जी, शशिकला जी, अर्चना जी। हाँ भाई, मौखरी शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस साहित्यिक स्रोत में हुआ है? विकास जी आपने लिखा बी, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग देख रहे होंगे कि एक लाइन का छोटा सा प्रश्न है, उत्तर आ भी रहे हैं बी भी सारे लोगों के, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। कितने आसान तरीके से आप सारे लोगों ने बता दिया इस आसान से प्रश्न का उत्तर। सारे लोग उत्तर करें। सुप्रिया जी आपने लिखा सी, उत्तर बदल गया, कुछ लोग बी लिख रहे थे, अब सी पे बात आ गई। सी कहां से आ गया भाई? अभय जी आपका उत्तर क्या होगा? गुड्डू जी आपका उत्तर क्या होगा? शशिकला जी, अर्चना जी, उत्तर करें सारे लोग। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। हाँ, सारे लोग बी कर रहे हैं ना? अब ध्यान में रखें कि इस प्रश्न का उत्तर बी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर जो सुप्रिया जी ने बताया कि अष्टाध्यायी ना, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी जो भी लोग कर रहे हैं वह सब गलत है। मौखरी शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां पर हुआ है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में सबसे पहले मौखरी शब्द का उल्लेख हुआ है। याद रहेगी बात, एक लाइन का तथ्य है, निश्चित रूप से सारे लोगों को याद होना चाहिए। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कैसे है, अभी थोड़ी देर में ये सारी बातें भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। आमतौर पे आप सारे लोग यही जानते हैं ना कि मौखरी का मतलब कन्नौज। क्यों भाई, मैं सही हूं? क्या सारे लोग यही जानते हैं ना मौखरी का मतलब कन्नौज? सारे लोग उत्तर करें। मौखरी का मतलब कन्नौज हम सारे लोग यही जानते हैं, लेकिन यह अधूरा ज्ञान है। आज मौखरी के विषय में आप एक बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करने वाले हैं। ध्यान में रखें कि जो मोटी प्रामाणिक किताबें हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ कन्नौज के मौखरी शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। यह मौखरियों की एक मुख्य शाखा है जो कन्नौज के मौखरी के रूप में हम लोग जानते हैं। राजस्थान में भी मौखरी हैं, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में भी मौखरी हैं, बिहार में भी मौखरी हैं। ठीक है, राजस्थान में भी मौखरी हैं, बिहार में भी मौखरी हैं और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी मौखरी हैं। अर्थात मौखरियों की कुछ अलग अलग शाखा देखने को मिलती है। इतनी तो बात स्पष्ट हो गई होगी। हम लोग जो मौखरी जानते हैं कन्नौज की मौखरी, वह अकेला मौखरी नहीं है। मौखरी की बात जब होती है तो याद रखें कि राजस्थान क्षेत्र वाली जो मौखरियों की एक शाखा है ना, वह सबसे प्राचीन शाखा है। ठीक है, मौखरियों की जो राजस्थान वाली शाखा है ना, वह सबसे प्राचीन शाखा है। प्रश्न आगे है, थोड़ी सी इस पे बात और हम लोग करेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि मौखरी अकेले कन्नौज के नहीं है। 3 क्षेत्र बताया कन्नौज के मौखरी, बिहार में भी मौखरी हैं और राजस्थान में भी मौखरी हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे। लिखा हुआ है, अब देखें, मौखरी खूब हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन एक आसान सा प्रश्न आया और आप समझ सकते हैं कि आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रश्न का गलत उत्तर किया। लेकिन प्रश्न यह है मेरी ओर से, क्या यह प्रश्न पूछा जा सकता है ना कभी परीक्षा में? क्यों भाई?
क्या यह प्रश्न पूछा जा सकता है? निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। कितना आसान सा छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आप सारे लोग मौखरी पढ़ने के बावजूद भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं, उन तमाम सारी बातों को जानने की जिसके विषय में लोगों को जानकारी बहुत अल्प है, बहुत कम है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि मौखरियों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है। यहां पे हमने देखा साहित्यिक स्रोत, सबसे पहला साहित्यिक स्रोत, फिर यहां पे आ गया दूसरा अभिलेखीय स्रोत पूछ लिया। प्रथम अभिलेखीय स्रोत कौन सा है? बड़वा यूप अभिलेख, मथुरा लेख, अपसड़ अभिलेख, हरहा लेख। आसान सा प्रश्न है, बताएंगे जी शोभित जी, बहुत बढ़िया। सारे लोग बिल्कुल गलत चल रहे हैं। जो भी लोग सी उत्तर कर रहे हैं, यह उत्तर गलत है। मौखरियों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? इसका उत्तर है बड़वा यूप अभिलेख। याद रहेगा, यहां पे मौखरियों के संदर्भ में बात हो रही है कि मौखरियों का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख कौन सा है। हरहा लेख में भी उल्लेख है, लेकिन हरहा उल्लेख की जब बात हम लोग करते हैं तो लगभग 553-54 ईस्वी का यह लेख है। मथुरा लेख की बात करते हैं तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय काल का है। अपसड़ लेख के विषय में आपको जानकारी है कि यह 6ठी सदी के आसपास का यह अभिलेख है। बड़वा यूप अभिलेख जो है ये कब का है? तो याद रखें, लगभग 258-59 ईस्वी का यह लेख है, बड़वा यूप अभिलेख। 258-59 ईस्वी का। और यह जो बड़वा यूप अभिलेख है ना, अब कुछ काम की बातें हैं, नोट होना चाहिए। बड़वा यूप अभिलेख यह कहां से अभिलेख मिला हुआ है? तो यह कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान में एक जगह है बड़वा। बड़वा एक जगह है, और बड़वा में यूप का मतलब हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो एक यूप जैसी संरचना और इस पर लेख लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है, तो हो जाता है बड़वा यूप अभिलेख। बात स्पष्ट है इतनी? बड़वा यूप लेख का मतलब क्या है जी शोभित जी? बड़वा यूप अभिलेख का मतलब निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, इसका संदर्भ क्या निकलता है। यह जो बड़वा यूप अभिलेख है, इनकी संख्या है कुल 4। कितनी? इनकी संख्या कुल 4 है, 4। ये जो बड़वा यूप अभिलेख है ना, इसमें, इस लेख में राजस्थान क्षेत्र में जो मौखरियों की एक शाखा रही है, मौखरी की एक अन्य शाखा मतलब कन्नौज के मौखरी से पृथक एक अन्य शाखा, कन्नौज के मौखरियों से पृथक एक मौखरियों की दूसरी शाखा है। ये कन्नौज के मौखरियों से इनका लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़वा यूप अभिलेख राजस्थान के कोटा के बड़वा क्षेत्र से प्राप्त है। ये यूप पर खुदा हुआ लेख है। कुल 4 लेख ऐसे प्राप्त हुए हैं। मौखरियों की एक अन्य शाखा से जुड़ा हुआ है। कब का है? 3री सदी का है। कब का? 3री सदी का है। अब प्रश्न यह बनता है कि यह जो मौखरियों की एक अन्य शाखा है, तो याद रखें कि इस लेख में, इस बड़वा यूप अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो बड़वा यूप अभिलेख है, बड़वा यूप अभिलेख, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये सारी बातें। बड़वा यूप अभिलेख, इस लेख में बताया यह गया है कि कुछ राजा हैं जो कि त्रिरात्न
यज्ञ करते हैं, त्रिरात्न यज्ञ। प्रश्न यह बनता है कि ये यज्ञ कौन सा है? कोई बताएगा? जी शोभित जी, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। ये जो बड़वायुप अभिलेख है, ये उल्लेख करता है त्रिरात्न यज्ञ की। क्या कहता है कि राजस्थान में नोट होना चाहिए, राजस्थान में मौखरियों की एक जो शाखा है, मौखरी राजा, तीन राजा के नाम है, तीन राजा के नाम है। कौन कौन से? तो एक का नाम है, एक का नाम है बलवर्धन, एक का नाम है बल सिंह, और तीन राजाओं के नाम हैं, ईटीसी तीन राजाओं के नाम हैं। और लिखा हुआ है कि इनके द्वारा त्रिरात्न यज्ञ किया गया था। अब एक बहुत ही काम की बात समझने की है, ये त्रिरात्न यज्ञ क्या है? या सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न अलग से, कि त्रिरात्न यज्ञ का उल्लेख किस लेख में हुआ है, कहां पर हुआ है? खूब आपने पढ़ाई किया होगा, लेकिन आज तक शायद ही किसी को इस यज्ञ के विषय में जानकारी होगी। क्यों भाई, कोई बताएगा? किसी को जानकारी है इस यज्ञ की? देखिए, आपने नाम सुना होगा, वैदिक काल में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा जान लें। वैदिक काल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो सोम यज्ञ का नाम तो सबने सुना होगा ना, सोम यज्ञ। क्यों भाई, बताएंगे? हाँ, सोम यज्ञ का नाम तो सबने सुना होगा ना, सबको पता है सोम यज्ञ के विषय में। सोम यज्ञ की संख्या कितनी है, जल्दी से मुझे बता दें, सोम यज्ञ की संख्या कितनी है? एक बार सारे लोगों के द्वारा फटाक से लाइक का बटन जरूर दबना चाहिए। सोम यज्ञ की संख्या कितनी है? प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोम यज्ञ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोम यज्ञ के प्रकार में एक शामिल नहीं है? प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है। 6 उत्तर आया, लोगों को याद नहीं है, इनकी संख्या है कुल 7 प्रकार के सोम यज्ञ। याद रहेगी बात, कितनी? 7 प्रकार के सोम यज्ञ, याद रहेगा। अशोक जी आपने लिखा 6, ठीक है, लेकिन इनकी संख्या है 7 प्रकार के सोम यज्ञ। अब प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, क्या अग्निष्टोम यज्ञ का नाम सुना है? अग्निष्टोम यज्ञ। क्यों भाई, अग्निष्टोम प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अग्निष्टोम यज्ञ का नाम सुना है? निश्चित रूप से सुना होगा। सोम यज्ञ का ही एक प्रकार है। इसके अलावा अति अग्निष्टोम यज्ञ, अति अग्नि अर्थात अत्यग्नि, अति प्लस अग्नि, अति प्लस अग्नि, जब संधि करेंगे ना, अति अग्नि, इसी में अग्निष्टोम में अति जोड़ देना है, तो अत्यग्नि स्टोम यज्ञ, यह दूसरा सोम यज्ञ में ही एक शामिल है। इसके अलावा उ आधा क आधा थ य उक्थ्य यज्ञ, यह भी सोम यज्ञ का एक प्रकार है 7 में से। खोडशीन यज्ञ, यह भी सोम यज्ञ में एक प्रकार है। बड़े काम की बात हो रही है। इसके अलावा 1 2 3 4, पांचवें की बात करते हैं। पांचवा कौन सा है? तो वाजपेय का नाम तो निश्चित रूप से सबने सुना होगा, वाजपेय। क्यों भाई, वाजपेय यज्ञ भी सोम यज्ञ की एक कैटेगरी है, याद रहेगा। जी जी जी, वाजपेय यज्ञ सोम यज्ञ की ही एक कैटेगरी है।
छठे की बात करेंगे, अतिरात्र, अतिरात्र, और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अतिरात्र यज्ञ और सातवां अपतरयाम, अपतरयाम यज्ञ, ये कुल 7 प्रकार के सोम यज्ञ हैं। याद रहेगी बात, कहीं कॉपी में नोट होना चाहिए। 7 प्रकार के सोम यज्ञ हैं। एक प्रश्न यहां भी बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन एक सोम यज्ञ में शामिल नहीं है? ठीक है, तो वाजपेय जैसे ही 4 में एक विकल्प देगा वाजपेय ना, आप लोग तुरंत क्लिक करेंगे, वाजपेय तो अलग यज्ञ है, ये सोम यज्ञ का ही एक प्रकार है। याद रहेगी बात? जी जी। अब प्रश्न यह बनता है कि यह जो सोम यज्ञ होता था, सोम यज्ञ किसी से भी पूछेंगे ये सारी बातें नहीं बताएगा भाई। सोम यज्ञ जो होता था किस समय काल में किया जाता था? आमतौर पे जब उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, बहुत सारे जो राजा बनते थे, तो आपने सुना होगा कि राज्याभिषेक के समय काल में वाजपेय यज्ञ होता था। सुना है कि नहीं भाई? क्यों? राज्याभिषेक के समय काल में वाजपेय यज्ञ होता था। प्रश्न यह भी बनता है कि राज्याभिषेक जब राजा का होता था, मतलब राजा बन रहा है, तो उस समय भी उपनयन होता था उसका। समझ रहे हैं? तो एक तो उपनयन संस्कार और दूसरा अंत्येष्टि। आमतौर पे इन दोनों अवसरों पर सामान्यतः, और भी लेकिन मोटे तौर पे इन दोनों अवसरों पर सोम प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। और इसमें सोम यज्ञ में ही त्रिरात्न यज्ञ की बात देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये त्रिरात्न कौन है? सोम में जो 7 हैं, इन्हीं 7 में से 3 जो हैं, इन्हीं को त्रिरात्न यज्ञ कहा जाता है। अब ये 3 कौन से हैं? याद रखिए, एक अग्निष्टोम जो पहला वाला था, अग्निष्टोम। दूसरा ये जो अतिरात्र है, अतिरात्र, 6ठे नंबर वाला अतिरात्र। और एक 1 2 3 तीसरे नंबर वाला उ आधा क आधा थ य उक्थ्य। ये जो 3 है ना, इन्हें ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? त्रिरात्न यज्ञ कहा जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, वह भी होता था। क्लियर है बात यहां तक? राजसूय भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। ठीक है, चले। तो ये 3 जो हो रहे हैं, ये 3 जो हो रहे हैं, इन्हीं को सम्मिलित रूप से त्रिरात्न या त्रिराग यज्ञ कहा जाता है। और यह त्रिरात्न यज्ञ का उल्लेख कहां पर हुआ है? इस लेख में हुआ है। इस लेख में त्रिरात्न यज्ञ का उल्लेख, समझ में आ गई होगी बात। और यह यज्ञ कौन कर रहे हैं लोग? आरंभिक मौखरी हैं, या मौखरियों की जो मुख्य शाखा है कन्नौज, उससे पृथक जो राजस्थान के मौखरी हैं, राजस्थान वाले, इनके द्वारा यह किया जा रहा है। 3 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। चले, ठीक है अशोक जी, अभी जब हम लोग वैदिक काल कभी करेंगे ना, क्योंकि टाइम लग जाएगा, पूरी क्लास निकल जाएगी यज्ञ करने में। ठीक है, धैर्य रखिए, वह भी अपने आप से समय आएगा, वह भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जिस मुद्दे पर, मुख्य टॉपिक हमारा है मौखरी, आज हम लोग को यज्ञ नहीं करना है, संक्षेप में बस। चले, तीसरे पे आते हैं। अब प्रश्न लिखा हुआ है कि कन्नौज के मौखरी वंश की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? अब जो आप लोग उत्तर कर रहे थे ना, वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या है भाई? कन्नौज के मौखरी वंश
की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? अब इस प्रश्न का उत्तर होगा हरहा लेख, बी। अब मुझे एक बात बताएं, हरहा लेख किस राजा के समय काल में जारी हुआ था? हरहा लेख किस राजा के समय काल में जारी हुआ था? मौखरी वंश में राजाओं के नाम तो आपको पता है ना? मौखरी वंश में राजाओं के नाम एक मोटा मोटा अंदाजा मुझे बताएं, लगभग कितने राजा रहे होंगे? थोड़ा सा उंगली पे ही बैठे बैठे गिन करके मुझे बताएं कि मौखरी वंश कन्नौज में कुल कितने राजा रहे होंगे? जी बिल्कुल, ईशान वर्मा। ठीक है, कौन? ये जो हरहा लेख है ना, इसका निर्माता कौन है? ईशान वर्मा। ईशान वर्मा राजा के समय काल में 7-8। जी बिल्कुल, ठीक है। ईशान वर्मा ये राजा हैं, इनके समय काल में इनका एक बेटा था, इनका पुत्र था। राजा में यही लगाएंगे, ईशान वर्मा के समय काल में यह हरहा लेख जारी हुआ था। लिखवाया किसने था? तो इनका पुत्र था, सुप्रिया जी ने बताया सूर्य वर्मा या मिहिर वर्मा। ठीक है, एक ही बात है, इसने लिखवाया था, इसने लिखवाया था, लिखवाया था। प्रश्न यह भी बनता है लिखा किसने था, और यह प्रश्न पूछा हुआ है, किसने लिखवाया था? आपको याद होगा नाम रवि शांति का। हरहा लेख का लेखक कौन है? रवि शांति। क्यों भाई? हरहा लेख का लेखक कौन है? रवि शांति। ठीक है, ध्यान में रखना है, कन्नौज के मौखरी वंश की जानकारी देने वाला यह पहला लेख है। मौखरी की बात किया जाए तो मौखरियों की जानकारी देने वाला पहला लेख बड़वा यूप लेख था। ठीक है, बल सिंह, बलभद्र और सोमदेव, यह 3 राजा का उल्लेख वहां पर देखने को मिलता है। हरहा लेख, हरहा लेख का टाइम क्या है? तो आपको जानकारी है 553-54 ईस्वी में हरहा लेख लिखा गया था, लिखवाया गया था, जारी हुआ था। एक और महत्वपूर्ण बात, इस हरहा लेख में एक तथ्य और कि लोगों ने बताया, आप लोगों ने, कि लगभग 7-8 राजा हैं कन्नौज के मौखरी वंश में, 7-8 राजा हैं। हरहा लेख में आरंभिक 4 राजाओं के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। आरंभिक 4 राजा के नाम मतलब पूरे के पूरे मौखरी वंश की जानकारी देने वाला यह हरहा लेख नहीं है। याद रहेगा, पूरे के पूरे मौखरी वंश की जानकारी देने वाला यह हरहा लेख नहीं है। हरहा लेख में जो कि चौथे नंबर के राजा ईशान वर्मा के समय काल में जारी हुआ था, इसमें आरंभिक 4 राजा के नाम है। ये जो 4 राजा के नाम है, क्यों? क्योंकि चौथा राजा जो था वह ईशान वर्मा ही था। ईशान वर्मा ही चौथा राजा था। एक बात। दूसरी बात, इस हरहा लेख से एक और जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? इस हरहा लेख से जानकारी मिलती है कि उत्पत्ति को लेकर के प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कभी भी कि मौखरियों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। उत्तर करेंगे जरा, मौखरियों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? क्या हो जाएगा उत्तर? मौखरियों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? याद रखें, हरहा लेख से इस बात की जानकारी मिलती है क्या,
कि ये जो मौखरी है ना, मौखरियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपने आदि पुरुष वैवस्वत मनु का नाम सुना है। वैवस्वत मनु के वंशज माने जाते हैं मौखरी। वैवस्वत मनु के वंशज कौन? मौखरी। याद रहेगा, वैवस्वत मनु के वंशज, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति को महाभारत काल में एक राजा था अश्वपति। महाभारत काल का एक राजा जिसका नाम था अश्वपति की संतान बताया जाता है, ठीक है। तो ये दो तथ्य निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना है मौखरियों की उत्पत्ति को लेकर के। और जानकारी कहां से मिल रही है? हरहा लेख से इस बात की जानकारी मिल रही है। तो हरहा लेख से संबंधित कुछ बातें आपको बताया जो कि महत्वपूर्ण है। पहली बात, इसका समय याद रखना है आपको। कौन से राजा के समय, किस व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना की गई। जानकारी क्या क्या मिलती है, तो जानकारी में बताया आरंभिक 4 राजाओं के नाम। आपको यह भी बताया कि हरहा लेख से इनकी उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। नहीं, अब एक बात और, इस हरहा लेख की खोज किसने की थी? पहले भी आपको बताया हुआ है कि हाल फिलहाल में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे हुए हैं, आगे के लिए बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या? कि किस लेख को किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था। अब जल्दी से मुझे बता दें, इस हरहा लेख H.N. शास्त्री, शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन? H.N. शास्त्री के द्वारा इस हरहा लेख को खोजा गया था। H.N. शास्त्री के द्वारा। प्रश्न यह बनता है कि यह जो हरहा लेख है, हरहा शब्द क्या है? तो हरहा जो है ना, हरहा एक स्थान है। हरहा एक स्थान है। कहां पर? बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के हरहा नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ। स्थान के नाम पर नामकरण अभिलेख का हरहा लेख हो गया। क्लियर है बात? जी बिल्कुल। तो हरहा लेख से संबंधित तमाम सारी बातें हो गई। अगले प्रश्न पे आएंगे। अच्छा, इसमें और भी कुछ बातें हैं। यहां पे लिखा हुआ है जौनपुर मस्जिद लेख, असीरगढ़ ताम्र मुद्रा लेख। अब कुछ बातें जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। मौखरी शब्द और राजवंश की बात हो रही है। शब्द राजवंश की बात हो रही है। तो मौखरियों के संदर्भ में कुछ अभिलेखों की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक आपको बताया बड़वा यूप अभिलेख। अब याद रहेगा ना ये भाई, बड़वा यूप अभिलेख कैसे है यह आपको स्पष्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक लेख आ गया हरहा लेख। तीसरे नंबर पे जौनपुर मस्जिद पर लिखा हुआ लेख, जौनपुर मस्जिद लेख, या सीधे सीधे जौनपुर लेख। पेपर में जौनपुर लेख भी आ सकता है। इसके अलावा असीरगढ़, असीरगढ़ ताम्र मुद्रा लेख, ताम्र मुद्रा लेख। इसके अलावा मौखरियों के संदर्भ में कुछ और भी जानकारी कुछ अन्य अभिलेखों से मिलती है। जैसे कुछ जानकारी अफसर अभिलेख से भी मिलती है। अफसर अभिलेख से भी कुछ जानकारी मिलती है। देव बरनाक लेख से भी कुछ जानकारी मिलती है। सहगौना, सहगौरा नहीं है, सहगोना, उत्तर प्रदेश में ही सहगौना लेख से भी मौखरियों के विषय में जानकारी मिलती है। और जैसे यह एक बड़वा यूप अभिलेख बताया ना, बड़वा यूप अभिलेख राजस्थान के मौखरियों से संबंधित, राजस्थान के मौखरियों से संबंधित। और ये जो हरहा से लेकर के यहां तक बताया, यह कन्नौज के मौखरियों से संबंधित, कन्नौज के मौखरियों से संबंधित। एक बात और,
आपको ध्यान में रखना है। बिहार में भी मौखरियों की एक शाखा देखने को मिलती है, मौखरी की एक अन्य शाखा देखने को मिलती है, एक अन्य शाखा। अब बिहार में जो मौखरियों की एक अन्य शाखा देखने को मिलती है, तो प्रश्न यह बनता है इसकी जानकारी का स्रोत क्या है। तो याद रखिए, अशोक का जहां से, जिस गुफा से अभिलेख प्राप्त हुआ है, अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हो रहा है, कौन सा? बराबर की पहाड़ी, दशरथ का नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी गुहा लेख, याद रहेगा, बराबर नागार्जुनी गुहा लेख से बिहार के मौखरियों की एक अन्य शाखा जो थी उसकी जानकारी मिलती है। याद रहेगी बात। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लेख में बिहार वाले मौखरियों की एक शाखा जो है उसके भी 3 राजा के नाम देखने को मिलते हैं, उसके भी 3 राजा के नाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो एक का नाम है यज्ञवर्मा, कंफ्यूजन थोड़ा भी न रहे, यज्ञवर्मा। इसके अलावा दूसरे का नाम है शार्दूल वर्मा, और एक तीसरे का नाम है क्या? तीसरे का नाम है अनंत वर्मा। और ये तीनों के तीनों जो नाम है ना, कन्नौज के किसी भी मौखरी राजा के ये नाम देखने को नहीं मिलते हैं। लिखा हुआ है मौखरी मूलतः कहां के निवासी थे। शुरुआत करेंगे। चौथा प्रश्न, मौखरी मूलतः कहां के निवासी थे? राजस्थान, कन्नौज, मालवा, गया। जल्दी उत्तर करेंगे, क्या उत्तर हो जाएगा? जी अभय जी, बिल्कुल, शाबाश, फिट एंड फाइन, सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सरता जी, ए, सी भी उत्तर आ गया, कन्नौज। सारे लोग प्रयास करें, बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, प्रयास करें। कितना आसान सा टॉपिक है, लेकिन वास्तव में समझ रहे होंगे आप कि कितना जटिल बन चुका है आपके लिए, कि आसानी से सही उत्तर भी नहीं किया जा पा रहा है। प्रश्न चूंकि मैंने खुद बनाए हुए हैं और बढ़िया से खोज करके खूब अच्छे से पढ़ करके बनाया हुआ है, तो चीजें बहुत आसान नहीं हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, गया। याद रहेगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गया। याद रख लीजिए, मामूली सा प्रश्न है लेकिन गंभीर प्रश्न है। मौखरी मूलतः कहां के निवासी थे? मौखरी मूल रूप से गया के निवासी थे। अगले प्रश्न पे आएंगे। लिखा हुआ है मौखरी आरंभ में किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, शकों के सामंत थे, वाकाटक के, गुप्त के, किसके सामंत थे आरंभ में? किसके सामंत थे? आसान प्रश्न है ये, निश्चित रूप से किसके सामंत थे? तो भाई आपको स्पष्ट होगा कि मौखरी मूल रूप से गुप्तों के सामंत रहे थे। नहीं, मूल रूप से किसके? गुप्तों के सामंत। आसान प्रश्न है, सबको जानकारी है ही। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि हर्षचरित में किन मौखरी राजाओं का उल्लेख हुआ है? हरिवर्मा, गृहवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अवंती वर्मा, गृहवर्मा, सर्ववर्मा, गृहवर्मा। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। आप चूंकि इस रूप में पहले इन प्रश्नों को नहीं देखे हुए हैं, इसीलिए बहुतों के लिए थोड़ी सी समस्या हो भी सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हाँ भाई, क्या हो जाएगा? हर्षचरित में किन मौखरी राजाओं का उल्लेख हुआ है? सी भी उत्तर आ रहा है, ए भी उत्तर आ रहा है, डी भी आ गया। ये जो हरिवर्मा है, ये हरिवर्मा है, हरिवर्मा, क्या यह कन्नौज के मौखरी वंश का, कन्नौज के मौखरी वंश का
संस्थापक है क्या? क्यों भाई, हां या ना बताएंगे? क्या हरिवर्मा कन्नौज के मोखरी वंश का जी संस्थापक है, हां या ना? हां। हरिवर्मा के बाद थोड़ा सा राजाओं पे आ जाते हैं। हरिवर्मा के बाद अगला मोखरी वंश का राजा कौन हुआ था, बताएंगे? कन्नौज में मोखरी वंश के संदर्भ में हरिवर्मा के बाद अगला राजा कौन हुआ था? ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप चूंकि मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको इन सारी बातों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन? सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही लिखा, आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा के बाद अगला राजा कौन था? आदित्य वर्मा, जी बिल्कुल, आदित्य वर्मा। जिन भी टॉपिक्स के हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप उनको अच्छे से पहले से तैयार करके रखें, चीजें और आसान होती जाएंगी। आदित्य वर्मा के बाद, जी सुप्रिया जी, ठीक है, ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा के बाद अगला नाम किसका आता है? ईश्वर वर्मा। ईशान वर्मा। ईशान वर्मा। ईशान वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण यह नाम है, चौथे नंबर पे याद रखिएगा। ये ठीक मध्य में आएगा, ये मध्य में आएगा, ठीक मोखरी वंश के राजाओं में ठीक मध्य में आता है। ईशान वर्मा के पहले जो भी लोग हैं, ये लोग किस स्थिति में है? सामंती स्थिति में है, सामंत स्थिति वाले लोग हैं। याद रहेगी बात, गुप्तों के सामंत स्थिति से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। याद रहेगी बात, ये जो शुरुआत के 3 राजा हैं गुप्तों के अधीन ही हैं, गुप्तों के अधीन ही हैं। यह पहला प्रथम स्वतंत्र राजा होता है, प्रथम स्वतंत्र राजा होता है, प्रथम स्वतंत्र राजा। अब इस पे बात करेंगे, लेकिन एक बात जो कि आपको जानने की जरूरत है, हरिवर्मा संस्थापक हो गया, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा। हर्षचरित में मोखरी राजाओं का उल्लेख हुआ है। प्रश्न हमारा है, इस प्रश्न के माध्यम से 2 बातें हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। हर्षचरित का मतलब सीधे सीधे प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, हर्षचरित का मतलब क्या है? मतलब यह पूछा जा रहा है कि किन मोखरी राजाओं का हर्षवर्धन के साथ संबंध था, पारिवारिक, वैवाहिक नहीं। हर्षचरित का मतलब हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षचरित का मतलब हर्षवर्धन से समझ लें कि हर्षवर्धन या वर्धन वंश के साथ किन राजाओं का उठना बैठना था, मिलना जुलना था। प्रश्न यही है मोटा मोटा, लेकिन इसके माध्यम से कुछ और बातें। ये जो दूसरे नंबर का राजा और तीसरे नंबर का राजा है, इसका उत्तर गुप्त वंश की राजकुमारियों से विवाह हुआ था, कि राजकुमारी से विवाह हुआ था। तो एक बात कि मोखरियों का वैवाहिक संबंध, ध्यान से समझेंगे, प्रश्न बनेगा, मोखरियों का वैवाहिक संबंध। यहां पे एक नाम ग्रह वर्मा तो है ही ना, आप जानते हैं कि इनका विवाह राजश्री से हुआ था, अर्थात वर्धन वंश के साथ हुआ था। वैसे ही आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा का विवाह उत्तर गुप्त राजवंश की राजकुमारियों के साथ हुआ था। इसका मतलब कि मोखरियों का वैवाहिक जो संबंध था, मेरे भाई याद रखना है, वैवाहिक संबंध किनके साथ? तो उत्तर गुप्त वंश के साथ, और इसके साथ साथ वर्धन वंश के साथ देखने को मिलता है। क्लियर है बात? क्यों भाई?
आसान सी बात है। अब चूंकि मैं इंफेसाइज कर रहा हूं इन बातों पे, मैं चूंकि ध्यान आकर्षित करा रहा हूं, तो निश्चित रूप से अब इस प्रकार की मनस्थिति बनेगी कि आप आगे भी जब पढ़ेंगे ना कोई भी टॉपिक इस प्रकार का, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में इस तरह की बातें निश्चित रूप से चलती रहेंगी कि यह महत्वपूर्ण चीज है, इसको छोड़ना नहीं है। अब बात हम लोग करते हैं, यह जो अवंती वर्मा और गृहवर्मा है, अवंती वर्मा और गृहवर्मा, ये अवंती वर्मा गृहवर्मा में पुत्र कौन है? गृहवर्मा। अवंती वर्मा कौन है? पिता है। अब पिता ने बेटे की शादी तय की, इनका विवाह हुआ वर्धन वंश में, विवाह वर्धन वंश में हुआ, राजश्री के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है? पिता ही शादी विवाह तय कौन कर रहा है? विवाह तय ये कर रहे हैं, क्योंकि राजा ये हैं और ये अभी राजकुमार की स्थिति में है। ठीक है, राजकुमार की स्थिति में है। जब अवंती वर्मा मृत होंगे उसके बाद यह गृहवर्मा अंतिम राजा के रूप में होंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षचरित में किन मौखरी राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो याद रखें, सही विकल्प क्या हो जाएगा? अवंती वर्मा और गृहवर्मा। याद रहेगी बात। चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, मौखरी मूलतः भक्त थे। किनके भक्त थे? किस देवी देवता के उपासक थे? क्या यह विष्णु के उपासक थे, गणेश के उपासक थे, शिव के उपासक थे, या कृष्ण के उपासक थे? किसके उपासक थे? मौखरी मूलतः किसके उपासक थे? तो याद रखना है, बिल्कुल सही लिखा, किसके? शिव के उपासक थे, शैव थे। मौखरी किस धर्म संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये लोग शैव थे। नहीं, शैव। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, मौखरियों की मुद्राएं निम्नलिखित में से कहां से नहीं प्राप्त हुई हैं? मौखरियों की मुद्राएं कहां से नहीं प्राप्त हुई हैं? बताएं, आसान प्रश्न है और बिल्कुल खूब अच्छे से याद रख लीजिएगा इस तथ्य को। मौखरियों की मुद्राएं कहां से नहीं प्राप्त हुई हैं? हाँ भाई, बी आरजू जी ने लिखा बी, रेणु जी ने लिखा बी, शोभित जी आपने लिखा सी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुधीर आपने लिखा बी, सारे लोग लिख रहे हैं बी, तो ये है उत्तर गलत। यहां से प्राप्त हो रहा है, यहां से प्राप्त हो रहा है, यहां से प्राप्त हो रहा है, यहां से प्राप्त नहीं हुआ है। कितनी आश्चर्य की बात है कि जहां का राजवंश वहीं से नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये भिटौरा का मतलब क्या है? भिटौरा जगह है फैजाबाद, फैजाबाद। अयोध्या भी पहले यही था, लेकिन अब अयोध्या अपने आप में जिला हो ही गया है। याद रहेगा। मौखरियों की मुद्राएं कहां से प्राप्त हो रही हैं? अ से अयोध्या, अ से अहिछत्र बरेली वाला क्षेत्र, और भिटौरा, 3 जगहों से मौखरियों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है, मौखरी वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला मौखरी वंश का पहला राजा कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ज्यादा। सी। अभी हमने बात किया था हरिवर्मा, फिर उसके बाद आदित्य की बात किया था, फिर ईश्वर की बात किया, फिर उसके बाद ईशान वर्मा। ये हमने बताया था कि चौथा राजा है और मध्य का राजा है। नहीं, ये जो ईशान वर्मा है, अब आपको बातें याद रखनी है। ईशान वर्मा से जुड़ा हुआ क्या हरहा लेख है? हाँ या ना? हरहा लेख का संबंध क्या ईशान वर्मा से है? क्यों भाई, क्या हरहा लेख का संबंध ईशान वर्मा से है? हाँ, याद रखें, ये जो ईशान वर्मा है, सर्वप्रथम आपको बताया
सर्वप्रथम स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित होता है मौखरी राजवंश में। पहला स्वतंत्र राजा है, मतलब अब सामंती परिपाटी खत्म हो गई मौखरियों में। जब स्वतंत्र पहला राजा है तो निश्चित रूप से यह उपाधि धारण करेगा, क्या? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। अब आपको कई बार बताया हुआ है कि राजा कैसे हुआ, फिर महाराज कैसे हुआ, फिर महाराजा धीराज, ये शब्द कैसे आया, यह सब आपको ध्यान में होगा। जब महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहा है, पहला स्वतंत्र शासक हो रहा है, तो एक तथ्य और निकल करके आया, क्या? कि मौखरियों में सर्वप्रथम सिक्का किसने जारी किया हुआ था? सिक्का जारी किसने किया हुआ था? भाई जब कोई राजा स्वतंत्र राजा होगा तभी तो सिक्का जारी कर पाएगा। तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं यहां पे, हालांकि बहुत कम लोग लगा पाते हैं। इसी ने सबसे पहले मुद्राएं जारी किसने किया हुआ था? जी बिल्कुल, ये जो ईशान वर्मा है, इसको लेकर के एक बात और, क्या इसने हूणों को पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था। जब हम लोग हूण पढ़ रहे थे तो आपको बताया हुआ था कि मौखरी वंश में दो राजा थे, मौखरी वंश में दो राजा थे जिन्होंने हूणों को पराजित किया हुआ है। दूसरे का नाम बताएंगे। दूसरा राजा कौन था मौखरी वंश में? याद होना चाहिए आपको, जिसने हूणों को पराजित किया हुआ था। जो बात हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बात पहले हो चुकी है, और ये तो बिल्कुल तुरंत ही होने वाली बात है। दूसरा राजा मौखरी वंश का कौन था जिसने हूणों को पराजित किया हुआ था? दो नाम बताया हुआ था। कौन? एक नाम हो गया ईशान वर्मा, और हूणों को पराजित करने वाला दूसरा नाम हो गया अवंती वर्मा। अवंती वर्मा हो गया। महत्वपूर्ण बात बड़ी परीक्षा के लिए, ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित किया था, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? महत्वपूर्ण बात बड़ी परीक्षा के लिए। हाँ भाई, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है कि ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित किया था? इस बात की जानकारी याद रखिएगा, अफसर लेख में लिखी हुई है। कहां पे? अफसर लेख। हालांकि अफसर लेख का इन लोगों से लेना देना नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अफसर लेख में इस बात की जानकारी मिल रही है कि ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित किया था। क्लियर है बात? क्यों भाई? जबकि ये अवंती वर्मा है। अवंती वर्मा के संदर्भ में आपको याद होना चाहिए, कहां पे ये जानकारी मिल रही है? मुद्रा राक्षस में ऐसा लिखा हुआ है कि अवंती वर्मा ने म्लेच्छों को अर्थात हूणों को पराजित किया हुआ था। ये दो अलग अलग तथ्य हैं, आपको जानकारी में होनी चाहिए। क्लियर बात? जी सुप्रिया जी, ठीक है। तो ये चार की हम लोगों ने बात कर लिया है। चार राजा, चार के बाद अभी कुछ और भी बातें हैं, प्रश्न आगे बढ़ाते हैं इसको लेकर के, और नीचे के जो भी राजा हैं, चाहे सर्ववर्मा हो, पांचवें राजा होंगे सर्ववर्मा, फिर छठे राजा होंगे अवंती वर्मा, सातवें राजा होंगे गृहवर्मा। ठीक है, ये कुल 7 राजा। मुझे लिख करके बताएं, मौखरी वंश का चौथा राजा तो हो गया, पांचवा राजा कौन था? लिखेगा जरा सारे लोग। सुपरटेट नहीं आएगा मेरे भाई। कोई अगर कहे ना शरद जी कि सुपरटेट आ रहा है ना, बिल्कुल सिरे से डांट लगा दीजिए, गुस्सा कर लीजिए, कहीं नहीं आने वाला है। और उसके टेट सुपरटेट के चक्कर में तनिक भी नहीं पड़ी है, नहीं आने वाला है दूर दूर तक। क्लियर है बात? और कोई कुछ कहे ना कि बस आने वाला है, लपेट दीजिए अगले को। ठीक है, चले, क्या है नाम? पांचवा राजा है सर्ववर्मा, सर्ववर्मा। छठा राजा है अवंती वर्मा, और सातवां राजा है कौन? सातवां राजा, सातवां हो गया गृहवर्मा। ठीक है, गृहवर्मा। तो ये कुल 7 राजा। अभी आगे बात को ले चलते हैं, कुछ और बातें लिखा हुआ है। मौखरी वंश के
किन राजा के लिए कहा जाता है कि उसने समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की थी? वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की थी। अब समझिए, यह प्रश्न अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमने मौखरी वंश से संबंधित, चूंकि क्लास है तो मौखरी वंश से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। जब परीक्षा में पूछा हुआ है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा हुआ है जब भी, तो पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने वाला था या नहीं था, या इसी को दूसरे प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन वैदिक धर्म का पोषक नहीं था। प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है, पोषक नहीं था या था, कुछ भी बातें। कई बार जिन लोगों ने पेपर देखा होगा उनको ध्यान में रहा होगा, कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। यहां हम लोग स्पेशली मौखरी वंश की बात कर रहे हैं। जो भी राजवंश आएंगे, इस प्रकार के तथ्य निकल करके आएंगे, उन सबको ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। क्यों भाई, किसी को याद है कि ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है? नहीं याद होगा, मेहनत तो आप लोग कम करते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं। फिलहाल इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा किया था मौखरी वंश के किसी राजा ने, या इसी को वैदिक धर्म का, निम्नलिखित में से कौन मौखरी वंश का राजा था जो कि वैदिक धर्म का पोषक था। वैदिक धर्म का पोषक कहने का मतलब क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू किया हुआ था। कौन था? कल फोन करिएगा शरद जी, कल 11:30 12 बजे। हाँ भाई, इस प्रश्न का उत्तर जो है यही ईशान वर्मा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि प्रश्न आ गया है, इसको लेकर के कुछ और बातें। तो ईशान वर्मा, ये जो चौथे नंबर का राजा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, मौखरी वंश में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब ये एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि मौखरी वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, तो ये जो है वैदिक धर्म के पोषक हैं, तो ये सामाजिक कामों में लगे हुए हैं। अब ईशान वर्मा को लेकर के बहुत सारी बातें आपने कॉपी में नोट किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वाधिक शक्तिशाली यह राजा होते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली इस वंश का जो राजा था उसे कहा जाता है, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन? सर्ववर्मा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली सर्ववर्मा। क्यों? उसके पीछे कहानी है, कारण है, अभी मैं बताऊंगा। याद रहेगी बात? ठीक है, तो वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा किसने किया था, या वैदिक धर्म का पोषक राजा कौन था? ईशान वर्मा। बात खत्म ईशान वर्मा को लेकर के। मौखरी वंश के किन राजाओं ने हुणों को पराजित किया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात कर लिया। कौन कौन से वह दो राजा थे जिन्होंने मौखरी वंश के थे हुणों को पराजित किया हुआ था? जल्दी से बता दें, दो नाम वह कौन से थे? बी, निश्चित रूप से कौन? ईशान वर्मा पहला, और अवंती वर्मा। अवंती वर्मा के विषय में जानकारी मुद्रा राक्षस से मिलती है नहीं, जबकि इनके विषय में जानकारी अफसर लेख से मिलती है नहीं, अफसर लेख से मिलती है, याद रखिएगा। 12 की बात करेंगे। मौखरी वंश के किस राजा के समय सर्वप्रथम मौखरियों का वर्धन वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। क्या उत्तर होगा सही? ये अवंती वर्मा। ठीक है, अवंती वर्मा वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले यही व्यक्ति हैं। ठीक है, अवंती वर्मा।
आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अवंती वर्मा और गृहवर्मा दोनों मौखरियों का वर्धन वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो पहला यह काम करने वाला जो व्यक्ति है वह है अवंती वर्मा। ठीक है, चले अब इसमें जो लिखा हुआ है सर्ववर्मा, अब इसके विषय में कुछ बात आपको बताया कि सर्ववर्मा जो है, नोट कर लीजिएगा कहीं, सर्ववर्मा इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहा जाता है। शक्तिशाली राजा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे है कारण, मगध। मगध पर अधिकार कर लिया। अब समझें कि मगध पर अधिकार ये कर ले रहे हैं, मगध पर इस समय किस राजवंश का अधिकार रहा होगा, मुझे बताएं। मगध पर इस समय किस राजवंश का अधिकार रहा होगा, अर्थात किस वंश की सत्ता समाप्त करके मगध पे इसने अधिकार किया होगा। जी सुप्रिया जी, कौन सा मगध पर राजवंश था? मगध पर इस समय शासन करने वाला राजवंश था उत्तरगुप्त वंश। उत्तरगुप्त, जिन्हें मागध वंश भी कहा जाता है, नहीं, इनको पराजित करता है और मगध को मौखरी, कन्नौज के मौखरी के अधीन कर लेता है। याद रहेगी बात। और आपको जानकारी है कि मगध पर अब उत्तर गुप्त वंशी क्या हो रहे हैं, ये लोग मालवा हो रहे हैं। नहीं, याद आ रही है बात, मगध और मालवा से शासन किया हुआ था। क्यों भाई, मगध और मालवा से शासन किया हुआ था, बात तो स्पष्ट है ना, याद आ रही होगी। यही कारण है कि सर्वाधिक शक्तिशाली राजा इस वंश का सर्ववर्मा को कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि सारी बातें मौखरी वंश से संबंधित कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात को आगे ले चलेंगे, पुष्यभूति वंश पे अब बात की शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखें, पढ़ें। पहला लिखा हुआ है, कौन सा एक असत्य कथन है? दिखाई दे रहा है ठीक से? बताएंगे मुझे, दिखाई दे रहा है ठीक से? थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ठीक से? कौन सा एक असत्य कथन है? असत्य कथन देखें, पहला लिखा हुआ है, थानेश्वर पहले श्रीकंठ जनपद की एक अंतःभुक्ति थी। सोचिए, कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसे? बाण भट्ट के अनुसार वर्धन वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति था। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबन लेख में इस वंश का संस्थापक नरवर्धन को बताया गया है। हर्ष के मुहरों पर इसके वंश का प्रथम पूर्वज पुष्यभूति को बताया गया है। कौन सा एक गलत लिखा हुआ है? हाँ भाई, अब कहीं भी आप इस प्रकार के एक दो लाइन तो देखे होंगे, लेकिन सारी बातें तो आपको स्पष्ट होंगी। बहुत बढ़िया रेणु जी, मनोज जी, शबाना जी, ठीक है। ये जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है ना, हरियाणा पंजाब का क्षेत्र, ये श्रीकंठ जनपद के तौर पे जाना जाता था। ठीक है, हरियाणा पंजाब का क्षेत्र श्रीकंठ जनपद के रूप में जाना जाता था। और इसी में एक छोटा सा स्थान था थानेश्वर, जिसे वर्तमान में थानेसर के नाम से जाना जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। बाण भट्ट अर्थात हर्षचरित, बाण भट्ट या यूं कह लें हर्षचरित में ऐसा लिखा हुआ है कि वर्धन वंश का आदि पुरुष कौन था? पुष्यभूति था। हर्षचरित में लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबन लेख में इस वंश का संस्थापक किसको बताया गया है? नरवर्धन, जो कि पुष्यभूति के बाद ये दूसरे नंबर पे पुष्यभूति वंश में देखने को मिलता है। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है।
हर्ष की मुहरों पर, यहां पे मुहर शब्द का प्रयोग किया गया है। मुहरों पर इसके वंश का प्रथम पूर्वज पुष्यभूति को बताया गया है। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? हर्ष की मुहरों पर इसके वंश का प्रथम पूर्वज, मुहरों पर भी नरवर्धन। तो भाई हर्षवर्धन के अभिलेख हो चाहे मुहर हो, दोनों में नरवर्धन को पहला शासक बताया गया है। याद है जी? तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। यहां पे मुहर जो था वो गलत था, मुहर पर भी नरवर्धन को ही बताया गया है। ऐसा कंट्राडिक्शन कैसे हो सकता है कि हर्षवर्धन अपने अभिलेख में इसका नाम लिखवा रहा है और मोहरों पर किसी दूसरे का? ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरे पे आएंगे। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? वर्धन वंश के आरंभिक शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। वर्धन वंश का वैवाहिक संबंध उत्तर गुप्त वंश के साथ था। प्रभाकर वर्धन परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का प्रथम राजा था। चौथा लिखा हुआ है, वेनसांग और आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार वर्धन वंश के राजा क्षत्रिय वर्ण के थे। क्या सही गलत है? बहुत बढ़िया पूनम जी, बी आपने उत्तर किया। अभय जी आपने, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन उत्तरों में कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, उत्तर बदल जा रहे हैं, ये एक समस्या है। क्या हो जाएगा? बी, डी, ए, हर प्रकार के उत्तर आ रहे हैं। वर्धन वंश के आरंभिक शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, बात सही लिखा हुआ है। आरंभिक शासक कहने का मतलब प्रभाकर वर्धन के पहले, प्रभाकर वर्धन के पूर्व के जो भी लोग थे वह सब महाराज कहे जाते थे। वर्धन वंश का वैवाहिक संबंध उत्तर गुप्त वंश के साथ था। आपको बताया हुआ है किसका विवाह हुआ था, बताएंगे। वर्धन वंश के साथ उत्तर गुप्त वंश का वैवाहिक संबंध हुआ था। किसका विवाह हुआ था, कोई बताएगा? महासेन गुप्ता। बहुत बढ़िया। महासेन गुप्ता की जो बहन थी ना, प्रभाकर वर्धन की मम्मी थी। आपको ये बताया हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रभाकर वर्धन पहला राजा था वर्धन या पुष्यभूति वंश का, जिसने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, बात यह भी सही लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है वेनसांग और आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार वर्धन वंश के राजा क्षत्रिय नहीं थे। वर्धन वंश कौन से वर्ण का था? वैश्य थे। याद रहेगी बात, वैश्य थे। याद है? बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे। और यह प्रामाणिक है। तमाम सारे इतिहासकार अलग अलग अपने रिसर्च के आधार पे बोलते हैं, क्योंकि वेनसांग को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत प्रामाणिक जानकारी दे रहा है। फाहियान की तुलना में, याद रखिए, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में फाहियान की तुलना में वेनसांग का विवरण ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। कल की क्लास में एक प्रश्न यह भी रहेगा। आज तो हम लोग पुष्यभूति पे काम कर रहे हैं, कल जो हम लोग क्लास करेंगे तो वह सीधे सीधे हर्षवर्धन को टारगेट करके होगा। हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ तमाम सारे स्रोत, चाहे वह देसी हो चाहे विदेशी हो, पुरातात्विक हो चाहे साहित्यिक हो, और इसी कड़ी में कल बाण भट्ट और हर्ष चरित्र के विषय में भी एक अच्छी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। बहुत पर्याप्त जानकारी हर्ष चरित्र को लेकर के। प्रश्न अभी बनाया नहीं है, कल सुबह उस पर काम करेंगे। और
कल की क्लास में स्रोत पर काम होगा। कल की क्लास में हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ, चाहे उसका साम्राज्य विस्तार हो, चाहे उसके धार्मिक विश्वास हो, नहीं, जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास अलग से किया जाएगा हर्षवर्धन के प्रशासन को लेकर के। तो कल की पूरी क्लास हर्षवर्धन और स्रोत पर होगा, हर्षवर्धन के स्रोत। हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष परीक्षा में रहता है और इतना मुकम्मल हम लोग हर्षवर्धन को कर लेंगे कि आसान हो, कठिन हो, बहुत कठिन हो, किसी भी स्थिति में आपकी पकड़ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जो थे हर्षवर्धन या वर्धन वंश क्या है, तमाम सारे इतिहासकारों ने अपने अपने स्रोत के आधार पे अपने अपने निष्कर्ष दिए हुए हैं, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष की बात देखी जाए तो ये वैश्य थे, यह अधिकांश लोग इस बात को कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी वर्धन वंश को वैश्य ही मान करके काम करेंगे। तो हर्षवर्धन किस जाति से है? जाति नहीं, जाति अलग चीज होती है, वर्ण अलग चीज होता है। ध्यान में रखिए, आप मेरे विद्यार्थी हैं, आपको छोटी छोटी बातें बहुत काम आएंगी भविष्य में। वर्ण और जाति का घाल मेल कर देंगे तो कोई बढ़िया जानकार इतिहास का वो समझ जाएगा कि आप इन छोटी छोटी बातों को बारीक से नहीं जानते हैं, गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दों का चयन व्यक्ति को महान बनाता है या फिर बहुत लोअर दर्जे का बनाता है। शब्दों का चयन चाहे घर पे हो चाहे समाज में हो, शब्द सही जगह पे सही चुने जाने चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यह असत्य कथन हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियों का विवरण प्रतापशील नाम से हर्षचरित में है। बहुतों को इस बात की जानकारी शायद न हो। क्या लिख दिया? सभी एग्जाम में रहता है जी विजय जी, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहे अच्छे से। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी सिंधुराज ज्वरो गुर्जर प्रजागर आदि कहा गया है। इतना तो आप जानते हैं, हूण हरिण केसरी कहा गया है, लेकिन सिंधुराज ज्वरो गुर्जर प्रजागर आदि आदि अभी 3-4 तो मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था क्योंकि इतना पर्याप्त है आपकी जानकारी के लिए। सिंधुराज ज्वरो मतलब एक ऐसा व्यक्ति प्रभाकर वर्धन जिसका नाम सुन करके सिंधु क्षेत्र का जो राजा है उसको ज्वर होने लगता हो। क्लियर है बात? सिंधु राज के लिए ज्वर के जैसा, ठीक है, आदि कहा गया है। प्रभाकर वर्धन ने हूणों के आक्रमण के विरुद्ध हर्षवर्धन को युद्ध के लिए भेजा हुआ था, नियुक्त किया था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर उसकी पत्नी यशोमती सरस्वती नदी के तट पर सती हो गई थी। बताएंगे क्या सही गलत है? समझ गए आप लोग? प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियों की जानकारी हर्षचरित में है और इसके लिए शीर्षक बाणभट्ट ने दिया है प्रतापशील। प्रतापशील प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियों का विवरण देता है। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हूर हरिण केसरी सिंधुराज ज्वरो गुर्जर प्रजागर आदि कहा गया है। बात सही लिखा हुआ है। प्रभाकर वर्धन ने हूणों के आक्रमण के विरुद्ध हर्षवर्धन को नहीं, इनके बड़के भैया राज्यवर्धन को, कौन? राज्यवर्धन को युद्ध के लिए भेजा हुआ था। फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर उसकी पत्नी यशोमती सरस्वती नदी के तट पर सती हुई थी। क्या यह सही लिखा हुआ है कि सरस्वती नदी के तट पर ही सती हुई थी, हां या ना? बहुत स्वागत है राम स्वरूप जी, खूब अच्छे से पढ़े मेवाड़ में। हाँ, सरस्वती नदी के तट पर सती हुई थी। ये जो यशोमती है ना, यशोमती मालवा की राजकुमारी है ना, मालवा राजकुमारी है, राजकुमारी थी और
आपने नाम सुना होगा, कन्नौज में राजा बनने के लिए प्रेरित करता है भंडी। भंडी का नाम सुना है ना, भंडी। ये यशोमती जो है ना, इन्हीं का भांजा है, भांजा है कौन, भंडी। नाम सुना है ना भंडी का, भंडी। क्यों भाई, मतलब यशोमती के भैया का बेटा है भंडी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी गलत है। अगले प्रश्न पे आएंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है। राज्यवर्धन द्वितीय राजा नहीं बल्कि सन्यासी बनना चाहता था। राज्यवर्धन द्वितीय लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि नरवर्धन प्रभाकर वर्धन के पहले कौन, प्रभाकर वर्धन के पहले राज्यवर्धन, फिर उसके पहले नरवर्धन, फिर उसके पहले कौन, पुष्यभूति। क्रोनोलॉजी तो आपको ध्यान में होगा। तो इसी वजह से हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन के लिए राज्यवर्धन द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। राजा नहीं बनना चाहता था, सन्यासी बनना चाहता था। हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन को राजा बनने हेतु प्रेरित किया हुआ था। यह प्रश्न पूछा हुआ है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। हर्षचरित और वेनसांग के अनुसार राज्यवर्धन की हत्या धोखे से कर्ण सुवर्ण के राजा शशांक ने की थी। हर्ष की मुद्राओं पर राज्यवर्धन को परम सौगात अर्थात बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है। क्या उत्तर होगा, हाँ भाई, डी वाला 2021 का प्रश्न है, मुझे ध्यान में नहीं है भाई। धोखे से नहीं मारा था रितु जी। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। सुप्रिया जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है। पहले तो ये समझ लें कि ये जो कर्ण सुवर्ण है ना, कर्ण सुवर्ण और इसी को गौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हर्षचरित में जहां गौड़ शब्द का उल्लेख हुआ है, तो वहीं वेनसांग जो है कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया हुआ है। वेनसांग कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया हुआ है, हर्षचरित में गौड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। गौड़ नरेश, गौड़ अधिप शशांक ने धोखे से मार दिया था, और वेनसांग भी इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है, दोनों में समान बातें लिखी हुई हैं। हर्ष की मुद्राओं पर राज्यवर्धन को परम सौगात कहा गया है, ये मुद्राएं गलत हैं। अभिलेख, हर्ष के अभिलेख कौन से, ये जो दो अभिलेख है ना, कहां कहां से प्राप्त हो रहा है, बांसखेड़ा और मधुबन। यहां पर हर्ष के मुद्राओं पर नहीं, हर्ष के अभिलेख में परम सौगात कहा गया है। ठीक है, तो परम सौगात किसकी उपाधि है, तो परम सौगात उपाधि भी कई बार प्रश्न बना हुआ है, 2-3 बार तो बना ही हुआ है। परम सौगात उपाधि एक इनकी भी है, और पाल वंश में भी परम सौगात उपाधि देखने को मिलेगी, तो इस उपाधि पर भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आएंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। कन्नौज को सर्वप्रथम राजनीतिक महत्व हर्षवर्धन के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। थानेश्वर को हर्ष का टीला कहा जाता है। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। ज्योतिषी तारक ने हर्ष को चक्रवर्ती राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। कौन सा एक असत्य है। जितेंद्र जी आपने लिखा सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। रिंकी जी आपने लिखा सी, शबाना जी आपने ए लिख दिया। अंतर आ गया भाई 591, बहुत बढ़िया। चलिए अभय जी, हमने इसको 590-91 कर दिया। ठीक है, चले इस प्रश्न में ये जो ज्योतिषी तारक है, जिनको न पता हो नाम याद रख लें। गौतम बुद्ध के संदर्भ में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं।
अशोक के समय काल में भी ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय काल में तारक ज्योतिषी का नाम याद रख लें। हर्षवर्धन का जन्म सही लिखा हुआ है। थानेश्वर को हर्ष का टीला कहा जाता है, जबकि कन्नौज को हर्ष की राजधानी कहा जाता है। कन्नौज को सर्वप्रथम राजनीतिक महत्व हर्षवर्धन के समय नहीं, मौखरी शासन काल में प्राप्त हुआ था। शासन काल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ए विकल्प होगा इसका। हर्षवर्धन के काल में राजनीतिक महत्व नहीं, मौखरियों के समय काल में ही कन्नौज को राजनीतिक महत्व प्राप्त हो गया था। और इस राजनीतिक महत्व को समझ रहा था हर्षवर्धन, इसी वजह से गया कन्नौज कि हम कहां हरियाणा में अकेले पड़े हुए हैं, आइए सेंटर में आइए, केंद्र में आइए। ठीक है जी, आसान सा प्रश्न था, गलती हो गई। अगले प्रश्न पे आएंगे। लिखा हुआ है असत्य कथन को चुनना है। प्रश्न है, कन्नौज में राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार, ये कन्नौज में का मतलब कन्नौज दरबार में, कन्नौज दरबार में राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार हर्ष को दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? माधव गुप्त से प्राप्त हुआ था। अर्थात कन्नौज में हर्षवर्धन है, कन्नौज राज दरबार में हर्षवर्धन है और उसको अपने भैया की मृत्यु का समाचार मिला। कौन दे रहा है? माधव गुप्त, ये लिखा हुआ है। सेनापति कौन है? सिंहनाद, नाम याद रखिएगा। के अनुरोध पर हर्ष 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर का शासक बना। हर्ष ने सिंहनाद से कहा था कि मैं पृथ्वी को गौड़ों से रहित न बना दूं तो घी से धधकती हुई अग्नि में पतंगे की तरह अपने आप को जला लूंगा। देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की थी। कौन सा असत्य है? बहुत आसान है जितेंद्र जी, बहुत आसान है। इन सारे प्रश्नों को बस रट्टा मार जाएंगे ना तो कोई भी परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आसानी से किया ही जा सकता है, क्योंकि हर लाइन से जुड़ा हुआ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब हर लाइन से प्रश्न निकला हुआ है। हाँ भाई, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की थी, क्या यह बात सही लिखा हुआ है? सुप्रिया जी आपने लिखा ए, बहुत बढ़िया। शोभित जी आपने लिखा ए। जो भी लोग ए लिख रहे हैं निश्चित रूप से बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्यों? हर्ष को राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार कहां प्राप्त हुआ था? कहां प्राप्त हुआ था? थानेश्वर में प्राप्त हुआ था। कहां पे? थानेश्वर में प्राप्त हुआ था। पहले तो यह समझ लें, थानेश्वर दरबार में, थानेश्वर दरबार में, कन्नौज में नहीं, थानेश्वर दरबार में राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार हर्ष को मिला था। अगर यह समझ करके ए विकल्प उत्तर लगा रहे हैं तो भी इसमें अधूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि माधव गुप्त से नहीं मिला था। किससे मिला था? कुंतल नाम के एक दूत से मिला था। कुंतल से मिला हुआ था। याद रहेगी बात जी। माधव गुप्त के साथ बचपन बिताया हुआ था। डी ठीक है। कुंतल नामक एक दूत से राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार थानेश्वर में मिला हुआ था। हर्षवर्धन कन्नौज में नहीं है, राज्यवर्धन आया है बदला लेने के लिए। राज्यवर्धन बदला लेने के लिए आया हुआ है कन्नौज, देवगुप्त से बदला लेने के लिए। क्योंकि देवगुप्त ने क्या किया है? कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। जीजाजी अर्थात गृहवर्मा की हत्या कर दिया है। राजश्री को बंदी बना लिया है। यह तो घटना कन्नौज में चल रही है। थानेश्वर में क्या घटना चली थी बिल्कुल समझिएगा। कुल ये बातें जो है ना, ये 606 ईस्वी के लगभग ही चल रही हैं। 4 प्रमुख घटनाएं हो रही हैं। 4 प्रमुख घटनाएं 606 ईस्वी की लगभग ही हुआ। ये ध्यान से सुनिएगा कहानी। हूणों का आक्रमण होता है।
हुणों का जो आक्रमण हुआ, प्रभाकर वर्धन का जो वर्धन राज्य था, थानेश्वर की सीमा, मान ले थानेश्वर की सीमा ये है, तो ये वाला पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर 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 जो क्षेत्र है, यहां पे हुणों का आक्रमण हुआ। थानेश्वर यहां पे है। प्रभाकर वर्धन ने कहा हुणों का आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन ने कहा किसको? राज्यवर्धन को, कि जाओ जाओ हुणों को हराओ। राज्यवर्धन सेनापति बन गए इस युद्ध के लिए, हुणों को हराने के लिए। राज्यवर्धन निकलते हैं तो छोटे भाई हैं इनके, छोटे भाई कौन है? छोटे भाई 16 वर्ष, कौन? हर्षवर्धन। भैया मैं भी चलूंगा। राजकुमार हैं, बढ़ के राजकुमार कैसे टाल सकते हैं? ठीक है चलो, तुम क्या करोगे? हमें जाकर के युद्ध करना है। उन्होंने कहा कि आप युद्ध करेगा, हम हिरन मार लेंगे। तो ये गए थे शिकार खेलने, इनके साथ ही गए, कहे कि हम शिकार कर लेंगे, आप युद्ध कर लीजिएगा। ठीक है चलो। हर्षवर्धन भी जा रहा है, लेकिन राज्यवर्धन सेनापति है। हर्षवर्धन शिकार करते करते दाएं बाएं हो गए। राज्यवर्धन जाता है, हुणों को पराजित भी करता है। ठीक है। उसी दौरान कोई दूत आता है थानेश्वर से। उसी दौरान कोई दूत आता है और रास्ते में हर्षवर्धन से मुलाकात हो जाती है। पहले ही राज्यवर्धन से अभी नहीं मुलाकात हो रही। राज्यवर्धन, ये हर्ष यहां पे है तो राज्यवर्धन यहां पे है। पहले हर्षवर्धन से उस दूत की मुलाकात हो जाती है। बताता है कि पिताजी बहुत बीमार हैं, कभी भी निपट सकते हैं। हर्षवर्धन कहा कि जाओ भैया को जानकारी दो, मैं पीछे जा रहा हूं। हर्षवर्धन भागे आए, 15-16 वर्ष की आयु। आते हैं तब तक भाई साहब, ये बाबूजी राज्यवर्धन को बाद में सूचना मिलती है। जब हर्षवर्धन थानेश्वर में है, राज्यवर्धन अभी हुणों के साथ संघर्षरत है। और हर्षवर्धन को पिताजी ज्यादा प्यार करते थे, जनता भी प्यार करती थी। जनता को लगता था कि ज्यादा योग्य है। जो मंत्री, सेनापति आदि लोग थे, उनको लगता था राज्यवर्धन की तुलना में ज्यादा योग्य हर्षवर्धन है खुद के पांव पालने में। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। आम जनता और कुछ जो खास अधिकारी वर्ग के लोग थे, मंत्री परिषद के, उन लोगों की इच्छा हुई हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कर दिया जाए। ठीक है। तब तक पीछे से जानकारी हो गई। अब ये सारी बातें दरबार में चल रही हैं, पीछे से जानकारी हो गई, राज्यवर्धन भी आता है। अब देखता है राज्यवर्धन कि दरबार में यह स्थिति है, पिताजी तो निपट गए। दरबार में आम लोगों के बीच में यह स्थिति है कि हर्षवर्धन को राजा बना दिया जाए। पिता की मौत से इतना व्यथित था कि उसका राजपाट में कोई रुचि नहीं है। राज्यवर्धन का नहीं, मैं सन्यासी बनूंगा, मुझे राजपाट से लेना देना नहीं है। वो तो पिताजी की इच्छा से मैं चला गया लड़ने के लिए, नहीं तो मेरा मन लड़ाई झगड़े में नहीं लगता है। मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, भजन कीर्तन करूंगा। हर्षवर्धन, ऊपर प्रश्न था, हर्षवर्धन ने प्रेरित किया राज्यवर्धन को राजा बनने के लिए। हर्षवर्धन कहता है कि बड़े भाई के होते हुए मैं कैसे, यह मेरे लिए अपराध जैसे होगा, कुछ इसी प्रकार की बातें बोलता है। अब कुछ दिन ये सारी बातें चल रही हैं। अब राजा, हम लोग आसानी से घंटे 2 घंटे में मान जाते हैं, मियां बीवी की लड़ाई है तो बहुत ज्यादा तो रात भर, 1 रात 2 रात मैक्सिमम। अब राजा परिवार है तो मान मनोवल बातें चल रही हैं, हो सकता है कि 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन खिंच गया हो। इसी दौरान अभी उहापोह की स्थिति है, उहापोह की स्थिति है। राज्यवर्धन ना किए जा रहे हैं, हर्षवर्धन कह रहे हैं नहीं भैया 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 आप ही, अभी मैं अबोध बालक। इसी दौरान एक दूत आता है, कहता है कि मालवा का राजा देवगुप्त आपके जीजाजी की हत्या कर दिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और आपकी बहन को बंदी बना लिया।
राज्यवर्धन अभी राजा नहीं बने हुए हैं, हर्षवर्धन अभी राजा नहीं बने हुए, प्रभाकर वर्धन मृत हो गए हैं। राज्यवर्धन को बहुत गुस्सा आया कि हमारी बहन को बंदी बना लिया, जीजा जी को निपटा दिया। राज्यवर्धन ने कहा हर्षवर्धन को संबोधित करते हुए, हर्ष, मैं राजा बनूंगा और मालवा का समूल नाश कर दूंगा पृथ्वी से। ठीक वैसे ही जैसे एक बात यहां पे हर्षवर्धन ने कहा था ना, हर्षवर्धन ने एक बात कही थी, ऊपर एक था, कहीं लिखा हुआ था कि मैं गौड़ों से, मैं पृथ्वी को गौड़ों से रहित बना दूंगा। ये गौड़ के लिए हर्षवर्धन कर रहा है। गौड़ का मतलब क्या है? शशांक। गौड़ का मतलब क्या है? शशांक के लिए यह बात कर रहा है। शशांक के लिए कौन कर रहा है? हर्ष कह रहा है। किससे? सिंहनाद से। ऐसी ही कुछ बात ठीक इस घटना के पहले, ये बात कब कह रहा है? जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। राज्यवर्धन की मृत्यु पर यह बात कही जा रही है हर्षवर्धन के द्वारा। और इसके पहले राज्यवर्धन कहा था, जब राज्यवर्धन को जानकारी मिली कि बहन को बंदी बना लिया, उसने कहा कि मैं पृथ्वी से मालवा का समूल नाश कर दूंगा, मैं मालवा का समूल नाश कर दूंगा। यह बात कहा हर्षवर्धन से कहा था राज्यवर्धन ने। नहीं, राजाभिषेक होता है, राजा बन जाता है और सेना लेकर के निकल पड़ता है। सेना लेकर के निकल पड़ता है। कहां? कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। कन्नौज पर किसका अधिकार है? कन्नौज पर अधिकार जो है वह देवगुप्त का है। ठीक है, देवगुप्त का। देवगुप्त, अब समझिए, देवगुप्त की हत्या करता है कौन? देवगुप्त की हत्या करता है कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन हत्या करता है। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या करता है। ठीक है, देवगुप्त की हत्या हो रही है। लगे हाथ शशांक आता है। शशांक अब जैसे मौखरियों के साथ वैवाहिक संबंध है, पहले से चला रहा है। वर्धन पश्चिम में, मौखरी सेंटर में इनका वैवाहिक संबंध है, पहले से चला रहा है। मालवा में उत्तरगुप्त ने अपने को मजबूत करने के लिए शशांक, जो कि बंगाल का राजा है, उसके साथ मित्रता किया। समझ में आ रही बात? कहा जाता है ना कि हर्ष का या वर्धन का धुर विरोधी कौन था? शशांक से भी ज्यादा धुर विरोधी है देवगुप्त। ठीक है, तो राज्यवर्धन ने इनकी हत्या कर दिया। शशांक आता है, देखता है उसके मित्र देवगुप्त की हत्या हो गई। उसके दिमाग में योजना आता है। शशांक के दिमाग में, शशांक ने अस्त्र शस्त्र निकाल दिया इनके सामने राज्यवर्धन के, और कहा कि मैं आपके आगे कुछ नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपके सामने नतमस्तक होता हूं। बात अभी आगे बढ़ी रही है। शशांक ने कहा कि आप मेरे शिविर में आइए। अस्त्र शस्त्र रख दिया है, शिविर में बुलाता है। दोनों अस्त्र शस्त्र विहीन है। जो बातें लिखी हुई हैं हर्षचरित में और जो बातें वेनसांग कह रहा है, वही बातें मैं कह रहा हूं। दोनों स्रोतों में यही बातें लिखी हुई हैं। राज्यवर्धन उसके शिविर में जाते हैं शशांक के, और वहीं पर धोखे से शशांक ने हत्या कर दिया राज्यवर्धन का। क्लियर है बात? राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। राज्यवर्धन की हत्या किया, और जब राज्यवर्धन की हत्या हुई, इसी दौरान शशांक कहीं दाएं बाएं हुआ है। शशांक का कुछ समय के लिए पहले देवगुप्त का अधिकार हुआ और राज्यवर्धन की हत्या हुई। कन्नौज पर कुछ समय के लिए शशांक का अधिकार। शशांक कहीं दाएं बाएं है कन्नौज के आसीपास। तब तक जो वहां के मंत्री परिषद के अधिकारी गण थे, उनमें से एक दो जो भी ग्रहवर्मा के या मौखरियों के सपोर्ट में थे या राज्यवर्धन के सपोर्ट में आ चुके थे राज्यवर्धन के कन्नौज पहुंचने पर,
उनमें से किसी के सहयोग से राजश्री जो है वह कारागार से, बंदीगृह से मुक्त कराया जाता है उसको। राजश्री बिल्कुल परेशान है, मेरा पति मर गया। तुरंत तुरंत ये घटनाएं चल रही हैं 606 ईस्वी। राजश्री भैया भी निपट गए, पतिदेव पहले से, और शशांक का अधिकार है कहने के लिए कन्नौज पर। राजश्री निकल पड़ती हैं विंध्य की ओर, विंध्य पर्वत की ओर। नहीं, और इस बात की जानकारी कि राज्यवर्धन बड़के भैया की हत्या हो गई, कौन? कुंतल दे रहा है। प्रश्न यही था, कौन जानकारी दे रहा है? माधव गुप्त से नहीं प्राप्त हुआ, कुंतल से प्राप्त हुआ। कहानी इतनी स्पष्ट हो गई होगी, बात को अब आगे ले चलते हैं। कुंतल से प्राप्त हुआ। सेनापति सिंहनाद के अनुरोध पर हर्ष, अब हर्ष जैसे राज्यवर्धन विपरीत परिस्थिति में जब सूचना मिली कि बहनोई की हत्या हो गई, राजश्री बंदी गृह में देवगुप्त के द्वारा डाल दी गई है, तो वह तैयार होते हैं राजा बनने के लिए। वैसे ही कुछ इनके साथ भी। अब भैया निपट गए, राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, सूचना मिली, तो अब यह सिंहनाद जो सेनापति है वो कह रहा है कि नहीं, राजा बनो, राजा बनो, अब वह समय आ गया है। तो ये 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर का शासक बनता है, राज्याभिषेक होता है। क्लियर है बात? हर्ष ने सिंहनाद से कहा था, उसी दौरान सिंहनाद से कहा था कि मैं पृथ्वी को गोड़ों से रहित न बना दूं तो घी की जो अग्नि प्रज्वलित होगी, जैसे कीट पतंग उसमें गिर करके मर जाते हैं, वैसे मैं भी अग्नि में स्वाहा हो जाऊंगा। यह बोलते हैं। उसके बाद देवगुप्त की ये हो गई। उसके बाद ये इसमें, उसके बाद अब हर्षवर्धन जाएंगे कन्नौज। अब इस घटना के बाद अब हर्ष जाएंगे कन्नौज, अब हर्ष कन्नौज जाएंगे, कन्नौज जाएंगे। तो कन्नौज जाएंगे तो इनके सामने दो बातें हैं। जैसे ही राजा बने हर्ष, इनके सामने दो बातें। पहली बात क्या कि राजश्री को मुक्त कराना है, लेकिन इनके पहुंचते पहुंचते राजश्री मुक्त हो चुकी हैं। वहां पे कन्नौज में किसी अधिकारी ने गेम कर दिया है पहले ही। और दूसरी समस्या ये कि हमारे बड़के भैया को मारा था, मैं भी इनको छोड़ूंगा नहीं, शशांक को। ये दो समस्याएं हैं। इन दो समस्याओं के साथ कन्नौज की यात्रा पर निकलते हैं। भैया की हत्या का बदला तो ले लिया जाएगा, लेकिन बहन जो अभी जीवित है, पहले तो उसको सेव करना जरूरी है। पहुंचते हैं तो इनको जानकारी मिलती है कि वो तो मुक्त करा दी गई, किसी ने शशांक के खिलाफ विद्रोही रुख अपनाते हुए उनको मुक्त करा दिया और वो सती होने के लिए निकल पड़ी। तो अब बहन जीवित है, उसको खोजने के लिए हर्षवर्धन निकल जाते हैं। कन्नौज से हर्षवर्धन निकल जाते हैं खोजने के लिए, और शशांक अभी कन्नौज के आस ही पास है। शशांक को मारने के लिए जो उनकी सेना थी, उस सेना का सेनापति किसको बना दिया? तो शशांक की हत्या करने के लिए, शशांक के विरुद्ध सेना इन्होंने डिप्यूट कर दिया। हर्षवर्धन खुद जा रहे हैं विंध्य क्षेत्र की ओर अपनी बहन को खोजने के लिए, जो कि सती होने जा रही थी। और शशांक के खिलाफ जो सेनापति बनाया, किसको? भंडी को बनाया था। यह छोटी सी बात है, याद रखने वाली। जब राजश्री को खोज करके बचा करके वापस आते हैं तो वही कन्नौज, गंगा नदी के किनारे है ना कन्नौज, वहीं गंगा नदी के तट पे पहुंचते हैं। भंडी सेना लेकर के तैयार है, वापस रिज्वाइन करते हैं हर्षवर्धन सेना को, भंडी सरदार सेनापति के साथ। लेकिन तब तक शशांक उस क्षेत्र को पूरा छोड़ करके बंगाल की ओर भाग खड़ा होता है। क्लियर है बात? तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौज में राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार किससे प्राप्त हुआ था? माधव गुप्त से प्राप्त नहीं, कुंतल से प्राप्त हुआ था। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए, चले। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा असत्य कथन है? अब कहानी आगे बढ़ती है तो प्रश्न भी वैसे ही आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल क्रम से ही प्रश्न बनाया हुआ है। हर्षचरित के अनुसार शशांक के विरुद्ध अभियान में हर्ष की सेना
अच्छा, हर्षचरित में यह बात लिखी हुई है कि शशांक के विरुद्ध अभियान में हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। बिल्कुल अनोखी सी बात। कन्नौज पहुंच रहे हैं, कन्नौज थानेश्वर से निकल करके कन्नौज की यात्रा पर है, तो हर्षचरित में बाणभट्ट ने लिखा है कि थानेश्वर टू कन्नौज जाने के लिए प्रत्येक दिन 8 कोस की दूरी, लगभग 20 किलोमीटर हर्ष की सेना आगे बढ़ रही थी थानेश्वर से कन्नौज। क्लियर है बात। अभियान के दौरान ही असम के शैव राजा, जानबूझ करके लिख दिया ताकि एक और प्रश्न बनाने से बच जाए, ये जो भास्कर वर्मा है किस संप्रदाय का समर्थक था? शैव संप्रदाय का समर्थक था, शिव का उपासक था। एक और महत्वपूर्ण बात कि वर्धन वंश को लेकर के पूछा जाए कि वर्धन वंश के राजा किस देवी देवता के समर्थक थे, पुजारी थे? शिव के। याद रहेगी बात। हर्षवर्धन भी शिव का उपासक है, बाद में बनता है ना वेनसांग से जब मिलता है तो महायान बौद्ध में। तो शिव के अनन्य भक्त रहे वर्धन वंश के राजा। दूसरी बात, शिव के साथ साथ एक चीज जो कि याद रखनी है, सूर्य के भी उपासक थे वर्धन वंश के राजा। क्लियर बात। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, ठीक है। तो याद रखना है, शैव, भास्कर वर्मा शैव थे। असम के राजा भास्कर वर्मा का दूत हंस बेग मैत्री प्रस्ताव के साथ मिला था अभियान के दौरान ही। रास्ते में हंस बेग मिल रहा है। हंस बेग कौन है? भास्कर वर्मा का दूत है, हर्ष से मिल रहा है। ठीक है। हर्ष ने शशांक के विरुद्ध अभियान का सेनापति भंडी को बनाया था। हर्ष तथा दिवाकर मित्र की प्रथम मुलाकात कन्नौज में हुई थी। क्या गलत है बताएंगे आप। क्यों? क्या हो जाएगा? डी। निश्चित रूप से ये जो डी है ना वो गलत है, क्योंकि प्रथम मुलाकात कन्नौज में नहीं विंध्य क्षेत्र में हो रही है। कहां पे? विंध्य क्षेत्र में हो रही है। पहली मुलाकात विंध्य क्षेत्र में हो रही है। आज इतने पे रोक लेते हैं।